नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये खबर बीजेपी के लिए एक जोरदार झटका है, क्योंकि इससे महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन का किरदार निभाने में और अपनी आवाज़ बुलंद करने में कमजोरी पैदा होगी। बीजेपी अरकान की मअतली के ताल्लुक से एक अफसर ने बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भास्कर जाधव से बदसलूकी करने के इल्ज़ाम में उन्हें महाराष्ट्र असेंबली से 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। यहाँ काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली के 2 रोज़ा मानसून इजलास की पीर के रोज़ ही शुरुआत हुई है, जो कि इंतहाई हंगामा खैज साबित हुई। खबरों के मुताबिक जिन 12 बीजेपी अरकान असेंबली को महाराष्ट्र असेंबली से 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया, उनमें कई अहम नाम शामिल हैं। उनमें संजय कुट्टे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन शामिल हैं। इन सभी को अब 1 साल तक के लिए मुअत्तली का सामना करना पड़ा। इस मुअत्तली के बाद एनसीपी के कायद नवाब मलिक ने एक वीडियो ट्विटर पे शेयर किया, जिसमें वो वीडियो दिखाया गया, वो मंजर दिखाया गया जो इनकी मुअत्तली का बाइस बना। उसके बाद मुअत्तल शुदा सभी अरकान ने गवर्नर से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कैबिनेट का एक्सपेंशन यानी तौसी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी 2 का पहला एक्सपेंशन चाशुम्बे के रोज सुबह 11 बजे होगा। कैबिनेट में अभी 28 वुज़रा के ओहदे खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 एमपीज़ को वजारत का ओहदा दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष के साथ कैबिनेट की तौसी पर बातचीत की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बनाने में अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट का नया नौजवान चेहरा बन सकते हैं। उनके अलावा जबलपुर से बीजेपी MP राकेश सिंह का भी नाम है। मध्य प्रदेश से 1-2 नामों की चर्चा कैबिनेट की तौसी के लिए है। बिहार से LJP के MP पशुपति कुमार पारस और JDU के RCP सिंह को वजीर बनाया जा सकता है। बिहार से 2-3 नामों की चर्चा है। उत्तर प्रदेश से अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे है। अनुप्रिया पिछले महीने दिल्ली जाकर वजीर दाखिला अमित शाह से मिली थी। उनके अलावा वरुण गांधी, रामशंकर कठेरिया, अनिल जैन, रीता बहुगुणा जोशी, जफर इस्लाम के नाम भी बहस में हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी MP हिना गावित का भी नाम इसमें है। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत, आसाम के साबिक वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला नारायण राणे को भी मरकजी काबीना में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने पलटवार किया। हैदराबाद के MP अवैसी ने पीर के रोज सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा कि RSS के भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इन मुजरिमीन को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफ़रत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्व हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। उन्होंने लिखा कि कमज़ोरी, तशद्दुद और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मरकजी वुज़रा के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी होती है। अखलाक के कातिलों की लाश पर तिरंगा लहराया जाता है। आसिफ को मारने वालों के साथ में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का तर्जुमान पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। इस बीच कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भगवत के बयान पर रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोहन भगवत जी, ये सोच क्या आप अपने शागिर्दों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों को भी देंगे? क्या ये तालीम आप मोदी, अमित शाह और बीजेपी के वज़ीर आला को भी देंगे? अगर आप अपने इंडिविजुअल यानी शख्सी जो सोच है उसके तहत अगर आप ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वो सब कायद जिन्होंने बेकसूर मुसलमानों को सताया है, उन्हें मारा है, उन्हें ओहदों से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे। वहीं BSP सरबराह मायावती ने मोहन भगवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहन भगवत का मजहब को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। उनके बयान पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मायावती ने
रिलीजियस कन्वर्जन के मुद्दे पर खुलकर अपना पहलू रखा। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने राफेल माहे पर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो भी शेयर की जिसमें राफेल डील मोदी हुकूमत का नाम लिया गया है, जिसका शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सच कभी भी खामोश नहीं रह सकता, मोडिया के बरखिलाफ राफेल घोटाला। इससे कबल भी राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए लोगों से पूछा था कि मोदी हुकूमत जेपीसी की तहकीकात के लिए क्यों तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने मुतबादिल भी पेश किए थे, जिनमें से एक मुतबादिल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुर्म साबित होने के खौफ से इस पूरे मामले की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से तफ्तीश कराने से गुरेज कर रहे हैं। Yes, back in 2018, Mediapart revealed भीमा कोरेगांव तशद्दुद वाक़े में गिरफ्तार एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का पीर के रोज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस की थी। उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इतवार के रोज तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। स्टेन के इंतकाल पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि फादर स्टेन स्वामी के इंतकाल पर दिल से उनको वो खिराज पेश करते हैं। वो इंसाफ और इंसानियत के अलंबरदार थे। भीमा कोरेगांव केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने इल्ज़ाम लगाए थे कि स्टेन ने नक्सलियों से उनके लिंक है और ख़ासतौर पर वो बैंड मॉइज तंजीम से राब्ते में है। स्टेन को मुंबई की तलोजा जेल भेजा गया था। यहाँ उन्होंने ख़राब सेहत खिदमात की शिकायत की थी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद 28 मई को मुंबई हाईकोर्ट उन्हें अस्पताल भेजने का हुक्म दिया था। होली फैमिली हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा था। हफ्ते के रोज स्टेन के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इससे पहले मई में स्टेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अदालत से कहा था कि जेल में उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। उन्होंने इंटरिम बेल की अपील करते हुए कहा था कि यही हालत अगर लगातार जारी रही तो जल्द मेरी मौत हो जाएगी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को जोरदार झटका दिया। दरअसल साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पीर के रोज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस पर उनकी छोटी बहन और कांग्रेस की कायद शर्मिठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बहुत अफसोसनाक है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट पर किसी बात का जिक्र नहीं किया। अभिजीत कलकत्ता में वाक़ तृणमूल भवन में शाम 4 बजे पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा में तृणमूल पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और बड़े कायद पार्थ चैटर्जी मौजूद थे। दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए दुनिया भर की तनकीद झेलने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इन दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग और फाइनेंस हिंदुस्तान ने की है। आलमी क़यादत को इस बर्ताव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने दावा किया कि हमले का मास्टरमाइंड एक हिंदुस्तानी है और उसके खुफिया हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ से ताल्लुकात है। यूसुफ का कहना है कि 23 जून को इस हमले के साथ ही कई साइबर हमले भी किए गए थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से यूसुफ ने कहा कि साइबर हमले हमारी जांच में अड़चने डालने के और सबूत मिटाने के लिए किए गए थे। आपको बता दें कि 23 जून को पाकिस्तान के लाहौर के जौहर कस्बे में एक धमाका हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत और 17 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धमाका मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के पास हुआ था। वो फिलहाल जेल में है। लाहौर पुलिस के मुताबिक इस धमाके में करीब 30 किलो धमाकू अशिया का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा।
इससे पाकिस्तान को बड़ा माशी नुकसान होने का खदशा है। यही वजह है कि बौखलाहट में इमरान हुकूमत हिंदुस्तान पर बेतुके इल्जाम लगाकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई फैंस को दिवाली गिफ्ट देने की सोच रहा है। बोर्ड अक्टूबर में आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान कर सकता है। बीसीसीआई ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहले नई टीमों का ऐलान मई में किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से लीग सस्पेंड होने के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया। बोर्ड ने उस वक्त कहा था कि उनका पूरा ध्यान आईपीएल 2021 को खत्म करने पर है, ऐसे में वो नई टीमों के लिए टेंडर नहीं निकालेंगे। लेकिन अब बोर्ड टीमों का जल्द ऐलान करेगी। इसके बाद दिसंबर में मेगा ऑक्शन हो सकता है। जनवरी में मीडिया राइट्स को लेकर नीलामी होगी। हालांकि बोर्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज टेंडर के लिए बेस प्राइस को लेकर होगा। पिछले साल तक बोर्ड नई टीमों के लिए 1500 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखने की सोच रहा था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी में हुए मौजूदा बदलाव के बाद बोर्ड इस पर फिर से गौर कर रहा है। नई टीमों का बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफा 66A के तहत एफआईआर के इंदराज पर हैरत का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया। अदालत उज़्मा ने शरिया सिंघल केस में फैसला सुनाते हुए सन 2015 में ही मुताल्लिका कानून की दफा 66A को खत्म कर दिया गया था। इसके बावजूद इस दफा के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। जस्टिस RF रोहिंगटन की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की दरखास्त की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में जवाब तलब करने की नोटिस जारी की। अदालत ने मज़कूरा एक्ट के मनसूख सेक्शन के तहत पुलिस की जानिब से एफआईआर के इंदराज पर हैरत का इजहार किया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि हैरत है, शरिया सिंघल केस में अदालत उज़्मा ने सन 2015 में अपना फैसला सुनाया था। जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक है। जैसे ही समाज शुरू हुई, सीनियर एडवोकेट संजय पारेख PUCL की तरफ से पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि मुताल्लिका दफात की मनसूखी के बाद भी पूरे मुल्क में हजारों एफआईआर दर्ज की जा रही है। अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इसे 2 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। आज यानी 5 जुलाई को पेट्रोल के दामों में तेजी रही, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 31 से 39 पैसे फी लीटर तक बढ़ा दी है। इस इजाफे के साथ दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पंप पर पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर चला गया। वहीं डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये 89 रुपये 36 पैसे फी लीटर के भाव पर बना रहा। हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 103 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 97 रुपये 40 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 3,27,857 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 6,007 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,97,299 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। यहां पिछले 7 दिन से 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन यहां 24,248 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इस दौरान 15 लोगों की मौत भी हुई। नए केसों के मामले में सबसे टॉप पर हिंदुस्तान रहा। यहां पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा केसेस आए। इसके बाद ब्राजील में 27,783, इंडोनेशिया में 27,233, कोलंबिया में 26,265 और रूस में 25,142 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा अमवात ब्राजील में रिकॉर्ड की गई। यहां इतवार के रोज 776 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान गई। इसके बाद हिंदुस्तान में 725, रूस में 663, कोलंबिया में 582, इंडोनेशिया में 555, साउथ अफ्रीका में 333 और अर्जेंटीना में 310 लोगों की मौत हुई। हिंदुस्तान में इतवार के रोज 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,322 लोग ठीक हुए और 725 लोगों को इस कोरोना वायरस की वजह से जान गंवानी पड़ी। बीते दिन हुई अमवात का आंकड़ा 88 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 684 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह भी रही कि इतवार के रोज मुल्क में 19 रियासतों में 10 से भी कम लोगों की जान गई, यानी यहां अमवात का आंकड़ा 2.5 से भी कम रहा। वहीं 7 रियासतों में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई।
कोरोना वबा की पहली और दूसरी लहर ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में भयंकर तबाही मचाई है। मुल्क में पहली लहर के मुकाबले सेकेंड वेव में फरवरी से 11 मई तक बहुत कम मर्द अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि इस दौरान अस्पताल में होने वाली अमवात का आंकड़ा 3.1% बढ़ गया था। ये दावा एक स्टडी में किया गया है जो दोनों लहरों के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की क्लिनिकल प्रोफाइल की रिसर्च के बाद सामने आई है। यह स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के एक्सपर्ट्स ने की। स्टडी के मुताबिक पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हालांकि दोनों ही लहरों में अस्पताल में भर्ती होने वालों में 70% मुतासरीन की उम्र 40 से ज्यादा थी। ये स्टडी सिर्फ इसलिए की गई ताकि लोगों को पहली और दूसरी लहर के बीच फर्क समझ आ सके। ये सारा डेटा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री से लिया गया। इस स्टडी में मुल्क भर के 41 अस्पतालों को शामिल किया गया। इस स्टडी में पहली लहर का डेटा 1 सितंबर से 31 जनवरी 2020 तक का लिया गया, जबकि दूसरी लहर का डेटा 1 फरवरी से 11 मई 2021 तक के बीच का लिया गया। रिसर्च में सामने आया है कि दूसरी लहर में सभी उम्र के लोगों की अमवात का आंकड़ा बढ़ा है। सिर्फ 20 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़कर दूसरी लहर में 20 साल से कम और 20 से 39 की उम्र के बीच के लोग सबसे ज्यादा अस्पताल में एडमिट हुए। दोनों ही लहरों में मुतासरीन में आम अलामत बुखार की थी। दूसरी लहर में सांस की दिक्कत सबसे ज्यादा सामने आई। ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। खास बात यह कि दूसरी लहर में वो नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर के रोज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस वर्चुअल मीट में मोदी ने कहा कि कोरोना वबा से कोई भी मुल्क अकेले नहीं लड़ सकता। वबा से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। हिंदुस्तान में हमने शुरुआत से ही वैक्सीन स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। Digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Friends, vaccination is यूरोपियन यूनियन के मुल्कों ने अपने यहां सफर करने के लिए ग्रीन पास की शुरुआत की है। ग्रीन पास यानी एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट जो इन मुल्कों में बिना किसी पाबंदी के सफर करने की इजाजत देता है। शुरुआत में यह पास सिर्फ ऐसे लोगों को देने का ऐलान किया गया था जो मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा चुके हों। इसमें हिंदुस्तान की कोई वैक्सीन ना शामिल किए जाने पर हुकूमत ने नाराजगी जताई थी। हुकूमत ने कहा कि अगर ग्रीन पास में हिंदुस्तान की वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया तो यूरोपीय मुल्कों से आ रहे लोगों को भी मैंडेटरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के 9 मुल्कों ने अपने यहाँ कोविशील्ड को मंजूरी दे दी, लेकिन कोवैक्सीन को अभी भी दरकिनार कर दिया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जानिब से तैयार की गई पहली देसी वैक्सीन है। इसका सफर शुरुआत से ही आसान नहीं रहा। पहले इसके तीसरे ट्रायल के नतीजे आने से पहले इस्तेमाल की मंजूरी पर सवाल उठाए गए।
इसके बाद इसमें बछड़े के सीरम के इस्तेमाल पर हंगामा हुआ। पिछले हफ्ते ब्राजील ने 2 करोड़ कोवैक्सीन की खरीद के ऑर्डर पर रोक लगा दी। WHO ने अभी इस देसी वैक्सीन को रिकग्निशन नहीं दिया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन के मुल्कों ने भी अपने ग्रीन पास में कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया। इससे हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन ड्राइव में कोवैक्सीन लगवा चुके हजारों लोगों के बैरूनी सफर बीच में लटक गया है। बदलते वक्त के साथ साथ लोगों के मिजाज में भी तब्दीली आ रही है। सोशल मीडिया इस वक्त ताकतवर प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की मां है, ठीक इसी तरह सोशल मीडिया ने उन तमाम अफराद को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया है जो अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। पहले लोगों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर उन्हें मौका मिलता था। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो ऐसे अफराद को मौका फराहम कर रहे हैं जहां वो अपनी काबिलियत का दिल खोलकर मुजाहरा कर सकते हैं। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान छोटे वीडियोस यानी शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करने वाली कंपनियों ने नौजवानों की सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने का मौका फराहम किया। आपने देखा होगा कि कई फिल्म स्टार्स भी इस वक्त मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए उनके चाहने वालों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और फिल्मों की तशहीर के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इस इंडस्ट्री की ताकत का अंदाजा होता है। हिंद चीन कशीदगी के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से चीन के ऐप टिकटॉक पर लगाई गई थी पाबंदी। इस पाबंदी को 1 साल मुकम्मिल हो गया। गुज़िश्ता साल 29 जून को टिकटॉक और इस तरह के बाज़ चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इंतरा के बाद मुल्क में कई लोकल ऐप्स मुतारिफ कराए गए, जिनमें MX, टिकटॉक, जोश, मौज, रोपांसो, मित्रों और चिंगारी जैसे कई ऐप शामिल हैं। टिकटॉक पर पाबंदी से कबल मुल्क में शॉर्ट कंटेंट वीडियोस यूजर्स की तादाद 210 मिलियन थी। इस बात का अंदाजा PGL ऐप्स की जानिब से लगाया गया। दावा किया गया था कि उनमें से भी 80 से 90% लोग टिकटॉक का ही इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक पर पाबंदी के बाद एक्टिव यूजर्स की तादाद में भारी गिरावट आई थी, लेकिन दोबारा टिकटॉक जैसे ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ और ये तादाद 205 मिलियन तक पहुंच गई है। रेडेसर नामी इदारे का कहना है कि मार्केट में टिकटॉक की जगह लोकल ऐप्स ले रहे हैं। मुतबादिल के तौर पर उभरने वाले ऐप्स में 40% हिंदुस्तानी ऐप्स ही हैं। कहा जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ऐप्स ने 66% मार्केट पर कब्जा कर लिया है। खास बात यह है कि गुज़िश्ता साल जून तक जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, शॉर्ट वीडियोस की मार्केट में हिंदुस्तानी ऐप्स का हिस्सा सिर्फ 4 से 6% था। अगर हम शॉर्ट वीडियोस के आगाज और उस जानिब खास तौर पर नौजवानों के रागिब होने से मुतालिक आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल 2016 में शॉर्ट वीडियोस के यूजर्स की तादाद 20 मिलियन थी, लेकिन साल 2020 तक ये तादाद 180 मिलियन तक पहुंच गई है। इससे अंदाजा होता है कि इसकी तादाद में किस कदर तेजी के साथ इजाफा हुआ। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 5 साल में मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां एक तरफ मार्केट में कई ऐप्स मुतारिफ हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फायदा पहुंचाने वाले ऐप्स ही मार्केट में टिक पाएंगे। ऐसे में इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो यूजर्स की जानिब से क्रिएट किए गए वीडियोस को आमदनी के जरिए में किस तरह तब्दील किया जा सकता है, उस पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि इन दिनों डिजिटल एडवर्टाइजिंग का रुझान भी बढ़ चुका है। बाज़ वीडियोस बनाने वाले किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए या फिर उनकी अशिया की पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। हालांकि शॉर्ट वीडियोस ऐप म्यूजिक इंडस्ट्री को मुतासिर नहीं कर पाए, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में बैन होने के बावजूद दुनिया भर में टिकटॉक का इस्तेमाल दीगर ऐप्स के मुकाबिल ज़्यादा है। अमेरिका में इसके माहाना 6.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। मुल्क में कई ऐप्स मार्केट में छा रहे हैं, लेकिन टिकटॉक की तरह के यूजर्स बनाने में पीछे हैं। इस दौरान मालूम हुआ है कि मुल्क में टिकटॉक को दोबारा बहाल करने के लिए हुकूमत हिंद से बातचीत की जा रही है। खास बात यह है कि जिस वक्त मुल्क में सिर्फ टिकटॉक था उस वक्त दीगर ऐप्स कम थे, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि टिकटॉक को टक्कर देने वाले कई ऐप्स हिंदुस्तानी मार्केट में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के अमल के आखिरी मरहले के दौरान तालिबान ने अफगान अजला पर कब्जा जारी रखने की मुहिम के तहत अपने पुराने गढ़ खंदाहार पर फिर कब्जा कर लिया है। ये खबर गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में खंदाहार के अहम और अपने साबिक गढ़ समझे जाने वाले सूबे पर अफगान फोर्सेस के साथ शदीद झड़प के बाद दोबारा कब्जा कर लिया है, जो अमरीकी फौज के इनखला के ऐलान के बाद ताज़ा पेशरफ्त है और तालिबान की अहम कामयाबी समझी जा रही है।
गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला से कबल ही तालिबान ने अपनी मुहिम के तहत अफगानिस्तान के दही इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जो रवां बरस मई से जारी है। तालिबान ने कंदाहार के जुनूब में वाक़ ज़िले पंजवाई पर अमरीकी फौज और नेटो की जानिब से काबुल के करीब वाक़ बिग्राम एयर बेस खाली करने के महज 2 दिन बाद कब्जा कर लिया, जहां से अमेरिका 2 दहाइयों तक तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत की अहमियत के पेश नज़र पंजवाई और अतराफ में कब्जे के लिए अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान तसादुम होता रहा है। वाज़ेह है कि कंदाहार वो इलाका है जहां तालिबान की बुनियाद रखी गई और शरीयत की सख्ती से पाबंदी के साथ उन्होंने वहां पर हुक्मरानी की, जब तक 2001 में अमेरिका ने यहां हमले नहीं शुरू कर दिए। पंजवाई के गवर्नर हस्ती मोहम्मद ने कहा कि अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान रात भर तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में सरकारी फोर्सेस को इलाका छोड़ना पड़ा। जापान में भारी बारिश के बाद कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 से ज़ायद लोग लापता हैं। मकामी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जापानी शहर अटामी में आई भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड्स का भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। अटामी से करीब 90 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट टोक्यो में इंतजामिया ने एक शख्स की मौत और 113 लोगों के लापता होने की तस्दीक अब तक की है। तर्जुमान हिरोकी ओनुमा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हफ्ते को भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइडिंग जैसे हालात बने हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक खातून की मौत भी हुई है। जापान में इस वाक़े ने एक बार फिर से जलजले, वॉल्केनिक इरप्शंस और सुनामी के रूप में यहाँ साबिक में आए कुदरती आफात की याद ताज़ा कर दी है। आपको बता दें कि जापान में इसी महीने ग्रीष्म ओलंपिक भी होने हैं। कोरोना वबा की वजह से पहले ही इस ओलंपिक को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने तशवीश को बढ़ाने का काम किया है। हम आपको कुछ मंजर लैंडस्लाइड के जापान के दिखाना चाहेंगे। अमेज़ॉन से अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आज एक बड़ी गलती हो गई। कंपनी ने करीब 1 लाख का तोशिबा एयर कंडीशनर महज 5,900 रुपये में लिस्ट कर दिया। जब तक कंपनी को अपनी गलती के बारे में पता चलता, तब तक कई लोगों ने उसे खरीद लिया। दरअसल गलती की वजह से इस एसी की कीमत में 94% का डिस्काउंट दिखने लगा था। 2019 की सेल में कंपनी ने सोनी, फुजी फिल्म और कैनन जैसे 9 लाख रुपए वाले हाई एंड DSLR कैमरा 6,500 में लिस्टेड कर दिए थे। एक खबर के मुताबिक अमेज़ॉन पर पीर के रोज जापानी कंपनी तोशिबा के 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर लिस्ट किया गया। कंपनी ने इसकी टोटल कीमत 96,700 रुपये की बजाय करीब 94% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 5,900 रुपये में लिस्ट कर दी। अमेज़ॉन लिस्टिंग में एयर कंडीशनर की टोटल कीमत 9,080 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। इसे ऑफर में 278 रुपये के मंथली EMI पर भी दिखाया गया। इस दौरान कई ग्राहकों ने इस गलती को नोटिस किया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए खरीदारी भी कर डाली। अमेज़ॉन ने अब वही तोशिबा का 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर 59,490 रुपये में एक ग्लास वाइट वेरिएंट को 2,800 रुपये की EMI के साथ टोटल कीमत से 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट किया है। गर्मी से तप रहे हैं नॉर्थ इंडिया के लिए राहत की खबर है। मानसून महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली समेत बारिश के लिए तरस रहे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 जुलाई तक मानसून पहुंच जाएगा। दिल्ली में पिछले 15 दिन से इस बार पिछले 15 साल में इस बार मानसून सबसे लेट पहुंचेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के वेस्टर्न यूपी के बचे हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों और दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास आगे बढ़ने का इम्कान है। इससे मुल्क के सेंट्रल पार्ट और नॉर्थ वेस्ट इलाके में बारिश होगी। IMD के रीजनल फोरकास्टिंग सेंटर के हेड कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले 2012 में 7 जुलाई और 2006 में 9 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंचा था। 2002 में दिल्ली में 19 जुलाई को पहली बार मानसून की बारिश हुई थी। यहां 1987 में सबसे लेट 26 जुलाई को मानसून आया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।